हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूं। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का नेम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है वो हमारा स्थिर वैद्युतिकी से लिया गया है। स्थिर वैद्युतिकी का इंग्लिश नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर नेम है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब आवेश, स्टैटिक का मतलब स्थिर। तो इस चैप्टर में हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे वो इस स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की, जैसे पहले चैप्टर का नेम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो पहले हम लोग विद्युत आवेश को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो विद्युत आवेश हमारा पदार्थ, किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। हमारा कहने का मतलब है एक कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कोई ना कोई एक गुण है, फिजिकल गुण है, जिसकी उपस्थिति में, मतलब उस गुण की उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर कोई ना कोई बल अनुभव कराता है। हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया भी होगा कभी 9th हाई स्कूल में, उससे पहले भी। हम लोग जब किसी पेन को बालों में जब रगड़ते थे, उसके बाद बालों में रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर ले जाते थे, तो जो कागज़ के टुकड़े होते थे पेन में ऑटोमेटिक चिपक जाते थे। तो किस कारण चिपकते थे, यही जब हम लोग बालों में पेन रगड़ते थे तो उस पर एक प्रकार का गुण आ जाता था। उसी गुण के कारण वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पेन में आकर चिपक जाते थे। तो यही कहने का मतलब विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में, यानी जब बालों में रगड़ते थे तो उसमें जो कोई ना कोई गुण आ जाता था, उसकी उपस्थिति में वह पदार्थ यानी पेन किसी अन्य वस्तु पर, यानी जो कागज़ के टुकड़े थे उस पर किस बल अनुभव कराता था, है ना। वही कहने का मतलब बल अनुभव कराता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी विद्युत आवेश। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जबकि बिना आवेशित छड़ में नहीं चिपकते हैं। अगर आप पेन को बालों में नहीं रगड़ोगे तो नहीं चिपकेंगे, कागज़ के टुकड़े उसमें नहीं चिपकेंगे, यानी कि उसमें जब कोई ना कोई गुण नहीं होगा तो उसमें नहीं चिपकेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं। चलिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। हमारा एक नंबर धनावेश, जिसको +V से प्रदर्शित करते हैं, ऋणावेश -V से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम। जी हाँ, याद रखिएगा, एग्जाम में आप बहुविकल्पी में पूछ भी लेता है कभी कभी विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का यहाँ कहने का मतलब है इसमें परिमाण तो होता है लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती है, किसी भी दिशा में बह सकती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो ये एक अदिश राशि है। हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। आवेश बराबर धारा गुणे समय। ठीक है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश को हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से, समय को T से। तो जब हम लोग इसको मान रख देंगे तो Q = हमारा IT हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब जहाँ I धारा का जो हम लोग मात्रक लिखेंगे, हमेशा धारा जो होगी एम्पियर में होगी हमेशा, और समय T सेकेंड में होगा। और जो Q बराबर हम लोग पीछे देख चुके हैं, Q बराबर IT, तो जो हमेशा इसका मात्रक होगा वो हमेशा कूलाम में होगा। Q यानी आवेश का मात्रक कूलाम में हमेशा लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर होता चलता जाएगा, है ना। जैसे
यदि किसी तार में 6 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों से धारा का मान पूछ रहा है और धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, है ना। और मान किसका दे रखा है, मान दे रखा है 6 कूलाम, और कूलाम किसका होता है, आवेश का, यानी क्यू। तो प्रश्न में दिया है क्यू बराबर 6 कूलाम, है ना, क्यू बराबर 6 कूलाम दिया हुआ है और 2 सेकंड के लिए बहता है, यानी टी का मान 2 सेकंड। हम लोगों से आई का मान पूछ रखा है ना। तो सूत्र हम लोगों ने क्या देखा पीछे, क्यू बराबर आई टी, है ना। तो हम लोग जब आई से निकालेंगे, यहाँ से जैसे आई निकालेंगे तो इधर टी गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्यू अपान टी, है ना। तो आई बराबर क्यू अपान टी। हम लोग मान रख देंगे जब आई बराबर क्यू का मान 6, समय का मान 2, जब इसको काटेंगे तो आई बराबर हमारा 3 एम्पियर। और आई का जो मात्रा होता है हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं, हमेशा एम्पियर में होगा। अगर आप एम्पियर नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मात्रक होता है, मात्रक आपको हमेशा लिखना चाहिए। तो आई का मान 3 एम्पियर हो गया, है ना। अब विद्युत आवेश का विमीय सूत्र देखते हैं। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र हम लोग देख चुके हैं पीछे सूत्र, क्यू बराबर आई टी, जहाँ धारा आई तथा समय टी मूल राशियाँ हैं। हम लोग 7 मूल राशियाँ पढ़े थे, उन 7 मूल राशियों में धारा और समय दोनों आते हैं ना, आता है इनकी इकाई सूत्र में लिखने पर। क्यू को क्यू ही लिखे रह देते हैं क्योंकि हम लोग आवेश का विमीय सूत्र ही निकालना है, और धारा को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से, स्मॉल कैपिटल टी, तो A1 T1। और विमीय सूत्र को चाहे जब भी लिखें हमेशा बड़े कोष्ठक में ही विमीय सूत्र को लिखा जाता है ना, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आवेश की भौतिक विधियाँ, आवेश की फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, आवेश की कौन कौन सी भौतिक विधि हैं। तो नंबर फर्स्ट जो है हमारा, घर्षण द्वारा आवेश का उत्पन्न होना, यानी किसी 2 वस्तुओं के बीच घर्षण कराने से आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है ना। तो देखते हैं, घर्षण की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रगड़कर दोनों पदार्थों को अलग अलग दिशा में दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकार तथा समान बल का आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग आपको समझा देते हैं, जैसे ये 2 पदार्थ हैं, है ना, ठीक है, 2 पेन हैं, यानी 2 अलग अलग समझ लो पदार्थ हैं ना। जब हम लोग इनको आपस में घर्षण कराएंगे यानी रगड़ेंगे, है ना, तो इन दोनों पदार्थों पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद रगड़ने के बाद हम लोग इसको दोनों पदार्थों को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, यानी एक को इस दिशा में तो एक को इस दिशा में ले जाएंगे, है ना। जब दूर दूर ले जाते हैं तो दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकार का, यानी इस पर ऋणावेश तो इस पर धनावेश, नहीं तो अगर इस पर धनावेश तो इस पर ऋणावेश, है ना, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और तथा समान बल का आवेश उत्पन्न होगा, है ना। जो बल होगा वो समान होगा, बल में कोई घटा मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा, और प्रकृति अलग अलग, एक पे ऋणावेश तो एक पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए देखते हैं, किस पदार्थ पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, यह पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। यहाँ गुणधर्म का मतलब है कि वह पदार्थ कठोर है, सरल है, किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और ये अधिकतर एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ भी लेता है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर, जब हम लोग एक कांच की छड़ ले लेंगे और एक रेशम का कपड़ा ले लेंगे, है ना, तो दोनों को जब आपस में रगड़ेंगे तो दोनों पर एक पर धनावेश तो एक पे ऋणावेश आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे, किस पर धनावेश उत्पन्न होगा, किस पर ऋणावेश। तो बता देते हैं आपको, कांच की जो छड़ है
कांच की छड़ पर धनावेश आवेश उत्पन्न होगा और रेशम के कपड़े पर हमेशा ऋणावेश उत्पन्न होगा, है ना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेपर में 1 नंबर में पूछ भी लेता है कभी कभी। अब हम लोग यहाँ पे भौतिक विधि दूसरी देखते हैं। हम लोग घर्षण द्वारा आवेश का उत्पन्न होना पहले देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरी देखते हैं। दूसरी है चालन द्वारा आवेश का उत्पन्न होना। ठीक है, चालन द्वारा आवेश का उत्पन्न होना। इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक आवेशित वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वाली आवेशित वस्तु है और ये जो है ये अनावेशित वस्तु है ना। जब इसको हम लोग स्पर्श कराएंगे यानी टच कराएंगे तो ये वाली अनावेशित वस्तु थी, ये भी आवेशित हो जाएगी। जब इससे इसको स्पर्श करा देंगे, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे तो जो अनावेशित ये वाली वस्तु है ये भी आवेशित हो जाएगी, है ना। तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो थर्ड देखते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में हर साल अधिकतर पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर में कभी कभी पूछ भी लेता है ना। तो इसको याद रखिएगा और समझ लीजिए अच्छे से, बारीकी से हम हमको समझा देंगे। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप ले जाएंगे लेकिन स्पर्श नहीं कराएंगे। अगर स्पर्श करा देंगे तो हमारा हो जाएगा चालन द्वारा आवेशन। इसमें स्पर्श नहीं कराना है, केवल आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाना है। तो अनावेशित वस्तु हो जाएगी कि पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है, आपको चित्र से समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे हम लोग देखो चित्र से देखते हैं, वहाँ पे क्या कहा है, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक गोला है, ये अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, न ऋणावेश न ही धनावेश, है ना। जब इसके समीप हम लोग किसी आवेशित वस्तु को, जैसे यहाँ पे हम लोग धनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे, तो डिफिनीशन से क्या मतलब है, जो इसकी पास वाली सतह होगी, यानी जैसे इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के हम लोग जब पास लाए हैं तो ये पास वाली सतह हो गई, है ना। यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये पास वाली सतह हो गई और ये है दूर वाली सतह हो गई इससे, है ना। तो डिफिनीशन से हम लोग देख चुके हैं कि पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का, है ना। जैसे हम लोग धनावेश वस्तु लाए हैं ना, तो इसको जो पास वाली सतह होगी उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और इसकी जो दूर वाली सतह है उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी हम लोग धनावेश लाए हैं तो इसकी दूर वाली सतह पर समान यानी प्लस ही, तो प्लस ही उत्पन्न आवेश उत्पन्न होगा धनावेश, और इसको पास वाली सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा कि कहने क्या मतलब। एक बार डिफिनेशन फिर देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यदि किसी आवेशित वस्तु को बिना अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श कराए लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर, है ना, यही पे कहने का मतलब था अभी, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा ये भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपका डाउट जो भी हो क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न है, एक गोले को प्रेरण विधि द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं। ये जो विधि अभी ऊपर बताई है, यही विधि प्रेरण विधि द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं गोले को जो कि अनावेशित है ना। या फिर इस तरह पूछ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन, गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि बताएं, है ना। तो इस गोले को जब हम लोग धनावेशित करेंगे तो हम लोग इसको 4 स्टेप में धनावेशित करेंगे, 1 2 3 4, है ना।
4 स्टेप में इसको हम लोग धनावेशित करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हम लोग गोले को धनावेशित करना है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग, गोले को धनावेशित करना है, इसलिए हम सर्वप्रथम विपरीत आवेशित यानी धनावेशित करना है तो ऋणावेश वस्तु गोले के पास लाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग को ऋणावेशित करना होता तो हम लोग धनावेशित वस्तु को गोले के पास लाते हैं, लेकिन यहाँ पे धनावेशित करना है वस्तु को यानी गोले को धनावेशित करना है तो इसके पास हम लोग ऋणावेश वस्तु लाएंगे, यानी है ना, ऋणावेशित वस्तु लाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम लोग देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, जैसे ही हम ऋणावेशित क्षण को अनावेशित गोले के पास ले जाएंगे वैसे ही प्रेरण के नियमानुसार गोले की पास वाली सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। हम लोग प्रेरण के नियमानुसार प्रेरण में देखा था कि जो जैसे हम लोग यहाँ पे लाए थे, देखिए पहले है ना, यहाँ पे हम लोग धनावेशित वस्तु को लाए थे जिसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया था। यहाँ पे भी ठीक वैसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जब ऋणावेशित क्षण को इसके पास लाए हैं तो इसकी जो पास वाली सतह है उस पर विपरीत प्रकृति का यानी धनावेश उत्पन्न हो गया और इसकी दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया, है ना। सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। हमारा थर्ड स्टेप है, अब गोले को पर धनावेश तथा ऋणावेश दोनों हैं। ठीक है, जब हम लोग लाए थे सेकंड स्टेप में तो उस पर दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न हो गए थे, धनावेश भी और ऋणावेश भी। जबकि हम गोले को धनावेशित करना है, हमने क्वेश्चन में देखा है कि गोले को धनावेशित करना है तो हमें ऋणावेश की कोई ज़रूरत नहीं है। अतः हमें ऋणावेश को हटाने के लिए गोले को भू संपर्क में करना पड़ेगा, यानी भूमि संपर्क में जब हम लोग गोले को जोड़ देंगे, गोले को भूमि संपर्क से जोड़ देंगे तो पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, तो हमारा जो ऋण आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा और हमारे पास केवल धनावेश बचेगा, है ना। तो यहीं पे गोले को भूमि के संपर्क में करना पड़ेगा जिससे ऋणावेश भूमि में चला जाएगा और धनावेश गोले पर रह जाएगा। ठीक है, धनावेश जो है गोले पर रह जाएगा और वो भूमि में चला जाएगा ऋणावेश। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमारा गोला धनावेशित हो चुका है। जब हम लोग थर्ड स्टेप में भूमि संपर्क में गोले को जोड़ देते हैं तो ऋणावेश जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यही फोर्थ स्टेप में हमारा गोला धनावेशित हो चुका है, यानी यहाँ पे थर्ड स्टेप में केवल धनावेशित बचा था, ऋणावेश तो भूमि में निकल चुका था, है ना। अतः अब हम भू संपर्क हटा लेंगे। जब हमारा ऋणावेश ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग गोले को भूमि के संपर्क से हटा लेंगे और गोले से ऋणावेशित छड़ को भी दूर ले जाएंगे। और ये जो छड़ थी, है ना, जैसे यहाँ पे अब देखो प्लस चार्ज बचा केवल, है ना, तो ये जो छड़ थी ऋणावेशित इसको भी हम लोग गोले के से दूर ले जाएंगे। जब गोले से दूर ले जाएंगे तो हमारे पास केवल धनावेशित गोला ही बचेगा। यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया फोर्थ स्टेप में। तो ये आपको समझ अच्छे से, अगर आपको समझ में आए तो एक बार वीडियो बैक करके हल्का से फिर देख लेना। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में अधिकतर पूछ लेता है कि प्रेरण विधि द्वारा किसी गोले को धनावेशित कैसे करें। ठीक है, तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल माय फ्रेंड्स।